तो प्रणाम, कैसे हो। भगवान शिव जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे दोस्तों और मित्रों को सदैव खुश रखना और उनकी रक्षा करना। धन्यवाद। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, कहानी आज के उत्तराखंड की है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों में कोई सुविधा नहीं थी, ना रोड थी, ना बिजली थी। हमारे पुरखों ने बहुत तकलीफें उठाई है। कैसे अपने परिवार का पालन पोषण किया, ये हमारे पुरखों की आत्मा ही जानती होगी। इतनी तकलीफ उठाने के बाद भी उन्होंने हमारे पहाड़ की शाख को बचाए रखा। आज के समय में हमारे पास सारी व्यवस्था होने के बाद भी हम पहाड़ों से दूर हो रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। तो कहानी है एक गांव की। उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में का लड़का शादी लायक हो गया था, तो माता पिता लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। तो एक रिश्तेदार ने आकर बताया कि फलाने गांव जाओ, वहां एक अच्छा परिवार है, उनके यहाँ लड़की है, आप देख कर आओ। परिवार अच्छा है, लड़की भी बहुत अच्छी है। कहने पर लड़के के पिता उस गांव में चले गए और रिश्ता तय करके अपने गांव आ गए। गांव आकर लड़के की मां को बताया, रिश्ता हो गया है, लड़की सुशील है, परिवार भी अच्छा है, बाकी इन दोनों की किस्मत। अब मैं गांव वालों को बताता हूँ कि लड़के की शादी तय हो गई है फलाने गांव में, क्योंकि गांव वालों को भी बताना बहुत जरूरी होता था, क्योंकि सारी व्यवस्था गांव वालों को ही करनी होती थी। जिस गांव में बारात को जाना था वो गांव तकरीबन 45-46 किलोमीटर दूर था। तो जाहिर सी बात थी, सब कुछ गांव वालों को ही निभाना था। जैसे बारात लेकर जाना, फिर दहेज में जो भी कुछ मिलता था उसको पैदल चलकर अपने गांव तक लाना बहुत कठिन कार्य होता था। लेकिन ये सब बड़े प्यार और सम्मान के साथ निभाया जाता था, क्योंकि आज तुम्हारी बारी, कल मेरी बारी वाला हिसाब होता था। तो दोस्तों, उस जमाने में बहुत अच्छे लोग इंसान होते थे। किसी के मन में कोई छल कपट नहीं होता था, ईमानदार लोग होते थे। बस ये याद रह जाती थी कि फलाने की शादी में गए थे, वहां ऐसा हुआ था। कभी कभी शादी में झगड़े भी हो जाते थे, बाराती लोग मार खाकर आते थे। कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो जानबूझकर बखेड़ा खड़ा कर देते थे, फिर उनकी वजह से सब कुट जाते थे। तो वो वाकया हर इंसान की याद बनकर रह जाता था। तो दोस्तों, शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी और 2 दिन बाद बारात को जाना था। लेकिन एक परंपरा थी, शादी से पहले 2 आदमियों को दुल्हन के गांव संदेश देकर भेजा जाता था, ताकि दुल्हन पक्ष के लोग बेफिक्र होकर शादी की तैयारी कर सके और बारातियों का अच्छे से स्वागत कर सके। तो मित्रों, उस समय ये काम को अंजाम देना लोहे के चने चबाने के बराबर। तो इस काम को अंजाम देने के लिए गांव वालों की अपनी एक व्यवस्था होती थी। गांव के कुछ लोगों का चयन किया जाता था, जो निडर और साहसी होते थे। उन लोगों को ये काम सौंपा जाता था और ये लोग उस काम को अपनी जान पर खेलकर निभाते थे। रात, आधी रात कुछ भी समस्या गांव में आती थी तो इन लोगों को ही उस समस्या का समाधान करना होता था। तो दोस्तों, अब ये दोनों का चयन किया गया और इन दोनों को उजाला होने से पहले संदेश वाहक बनाकर भेज दिया। दोनों बंधु ने चिराग जलाए और निकल पड़े। घनघोर अंधेरा, खतरनाक जंगल, ऊपर से पहाड़ों की चढ़ाई, ऊपर चढ़ो फिर नीचे उतरो, ऐसे में धीरे धीरे उजाला हो गया। दोनों ने चिराग बुझा दिए और फटाफट चलते बने। जाते जाते शाम हो गई। ये दोनों कम से कम 35 किलोमीटर तक चले गए और थकने लगे। 35 किलोमीटर जाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। वो तो पहाड़ी लोग थे, मजबूत शरीर, हिम्मती और दबंग होते थे। उस जमाने में लोगों का खान पान, आबोहवा इंसान को मजबूत बनाकर रखता था। तो ये दोनों 35 किलोमीटर पार कर चुके थे। दोनों एक जगह पर बैठे और हिसाब लगाया कि हम तकरीबन 35 किलोमीटर आ चुके हैं, अब 10-12 किलोमीटर और बचा है, तो अब थकान भी हो गई है।
ये जो गांव आ रहा है यहाँ चलते हैं, अगर कोई भला आदमी शरण दे देगा तो यहीं आराम कर लेंगे और सुबह जल्दी उठकर आगे। ऐसा प्रोग्राम बनाकर ये दोनों उस गांव में प्रवेश कर गए। गांव देखा तो एकदम सुनसान पड़ा था। गांव की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि गांव को किसी ने श्राप दे रखा हो। गांव बहुत ही बड़ा है मगर कोई हलचल नहीं, एकदम सुनसान। ये दोनों चलते जा रहे थे, कहीं कोई आसरा नजर नहीं आ रहा था, बस चले जा रहे थे। अचानक गांव के आखिरी छोर पर जाकर एक घर में इन्हें हल्की सी रोशनी नजर आई, तो ये उस घर की तरफ चल पड़े और आंगन में पहुंचे। इधर उधर देखा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और सोचा आवाज देकर देखते हैं, कोई होगा और शरण दे देगा तो ठीक है, नहीं तो चलते बनेंगे। बात रखने में क्या तकलीफ है। दोनों में से एक ने आवाज लगाई, अरे भाई साहब कोई है घर में? अंदर से एक महिला की दबी सी आवाज आई, जैसे कोई बीमार महिला बात कर रही हो। हाँ मैं हूं अंदर, आप कौन? फिर दोनों को एक भरोसा हो गया, हाँ कोई तो है घर में। तो दोस्तों फिर ये दोनों ने एक ठंडी सांस ली और बोला, दीदी हम दो मुसाफिर हैं, फलाने गांव से आ रहे हैं। अब हमें रात हो गई है, 10-12 किलोमीटर जाना बाकी है और हम थक चुके हैं। क्या हमें आज रात के लिए शरण मिल सकती है? अंदर से आवाज आई, अरे हाँ क्यों नहीं, आइए अंदर आइए। दोनों अंदर चले गए और इधर उधर देखने के बाद कोई नजर नहीं आता है, तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कुछ समझ नहीं आया कि जो बोल रही है वो है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही है। फिर एक ने पूछा, दीदी आप हो कहाँ, दिखाई नहीं दे रही है। कोने से आवाज आई, अरे मैं यहाँ हूँ, इधर देखो कोने में। दोनों ने आवाज की दिशा में देखा और यकीन हो गया, हाँ दीदी है वहां पर। एक ने पूछा, दीदी आप कोने में क्यों सोई हो, क्या बात है? दीदी ने जवाब दिया, मैं कुछ दिनों से बीमार हूँ और भूखी भी हूँ। इंतजार कर रही थी कि कोई आकर मेरी मदद कर दे, मुझे खाना खिला दे तो मैं ठीक हो जाती। चलो भगवान ने आपको भेज दिया मेरे लिए। अब आप अंदर आ जाओ, रसोई में खाना बनाइए, आप लोग भी खाइए, मुझे भी खिलाइए। दोनों खुश हो जाते हैं। चलो ठीक है, खाना भी मिल गया और एक बीमार इंसान की सेवा का मौका भी मिल गया। दोनों अंदर रसोई में जाते हैं और काम पर लग जाते हैं। एक बाहर जाकर पानी लाता है, दूसरा चूल्हा जलाता है। सब कुछ सही चल रहा होता है। सब्जी काटी गई, आटा गूंदा गया, खाने की सब तैयारी हो गई। अब सब्जी चढ़ाई गई, मसाले भूजे गए और सब्जी में नमक डालने की बारी आई, तो अचानक एक ऐसी सड़ी हुई बदबू आई कि दोनों परेशान हो गए। रसोई में रहना मुश्किल हो जाता है। इन दोनों ने अपनी नाक बंद करके पूछा, दीदी ये बदबू कैसी है, इतनी गंदी बदबू? दीदी ने जवाब दिया, अरे बाहर एक भैंस मरी है, उसकी ही बदबू आई है। तुम खाना बनाओ, घबराओ मत, थोड़ी देर में चली जाएगी और आप लोगों को कोई तकलीफ होगी तो बताना, ठीक है? कुछ देर बाद बदबू चली गई और ये दोनों फिर खाना बनाने में मस्त हो गए। भूख भी लगी थी, थके हुए भी थे, तो फटाफट खाना बना के खा के सो जाना था और फिर सुबह जल्दी जाना भी था। अब इन्हें नमक डालना था, सब्जी में नमक मिल नहीं रहा था। बहुत ढूंढा। दोनों ने जब हार मान गए तो दीदी से पूछा, दीदी नमक कहाँ है? नमक नहीं मिल रहा है, बहुत ढूंढा मगर मिल नहीं रहा है, थोड़ा बता दो। दीदी बोली, अरे नमक नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं मैं बताती हूँ, कहकर चुप हो गई। सब्जी पक रही है, आटा रोटी बनाने के लिए तैयार है, बस नमक मिल गया तो सब्जी तैयार। अब दोनों दीदी का रास्ता देख रहे थे तो अचानक कुछ हरकत हुई। दोनों ने देखा एक हाथ उनकी तरफ आ रहा है और साथ में वही बदबू जो
कुछ देर पहले आई थी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। आंखें फटी की फटी रह गई। पांव के नीचे जमीन खिसकने लगी। हाथ धीरे धीरे इन दोनों के करीब आ गया और सीधे नमक के डिब्बे की तरफ बढ़ा और नमक का डिब्बा उठाकर इन दोनों के आगे रख दिया और आवाज आई, ये लो नमक और फटाफट खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है। इतने में ये दोनों के होश उड़ गए। भगवान, ये क्या सीन है? जिसे हम दीदी समझ रहे थे ये तो राक्षसी है, चुड़ैल है, भूतनी है। दोनों कांप रहे थे तो एक ने हिम्मत से काम लिया और बोला, दीदी ठीक है, हम जल्दी खाना बनाते हैं, आप आराम करो। दोस्तों रोंगटे खड़े हो गए। दोनों खाना भी बना रहे थे और जान कैसे बचाएं ये भी सोच रहे थे। यहाँ पर बुद्धि और संयम की जरूरत थी। इशारों में काम करना था। जरा सी चूक और जान का खतरा सर पर मंडरा रहा था। फिर हिम्मत करके एक रिस्क लिया। एक बंदे ने दीदी से पूछा, दीदी लकड़ी कहाँ है? कम पड़ गई है, बताओ मैं इससे मंगाता हूँ। दीदी बोली, अरे तुम लोग समय बर्बाद मत करो, रुको मैं लेके आती हूँ। बंदा फिर बोला, नहीं दीदी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करो, ये लेके आएगा। जा रे, फटाफट लकड़ी लेके आ, जल्दी जा। दीदी को भूख लगी है। बस दीदी लकड़ी आ जाएंगी, फिर गर्मा गर्म रोटी खिलाते हैं आप, थोड़ा सा समय दे दो। जो बंदा लकड़ी लेने बाहर गया था उसको इशारे में बोल दिया गया था, तू अंदर नहीं आना जब तक मैं नहीं आ जाऊं। अब एक तो बाहर निकल गया, मगर अंदर वाला सोच रहा था मैं कैसे अपनी जान बचाऊं। बहुत देर हो गई, बंदा लकड़ी लेकर नहीं आया। फिर इसने बोला, दीदी ये कहाँ गया, मैं देखता हूँ। इतनी देर कर दी। इतने में दीदी गुर्राई, तुम दोनों का बहुत हो गया नाटक, तो रुक मैं जाके देखती हूँ। ये बंदा बहादुर के साथ साथ बुद्धिमान भी था। बोला, दीदी आप बीमार हैं, टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ साले को कहाँ गया, मुझे 2 मिनट दे दो। मैं यूं गया और यूं आया, बड़बड़ाते हुए बाहर की ओर निकल गया। बाहर पहुंचते ही पहले वाला बंदा तैयार था। भाई आएगा तो हम पांव को सर पर रखकर भागेंगे। जैसे ही बाहर गया दोनों ने भागना प्रारंभ किया और सीन ऐसा था, भागो या फिर भूतनी के शिकार बन जाओ। दोस्तों दोनों भागे भागते कम से कम 1 किलोमीटर पार कर चुके थे तो भूतनी को एहसास हुआ कि ये दोनों कहाँ गए, आज मैं भूखी रहूंगी क्या? ऐसा सोच भूतनी बाहर आ गई और दहाड़ने लग गई, कहाँ हो तुम दोनों, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, सारे गांव को हजम कर गई हूँ, तुम नहीं बचोगे मेरे हाथों से। इधर उधर देखने लगी तो जब इन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखते, इतना विकराल रूप था जिसका कोई हिसाब नहीं। एकदम डरावनी सी, लगाओ 1 किलोमीटर जाने के बाद भी नजर आ रही थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भयानक होगी भूतनी। अब दोनों को तब तक खतरा था जब तक गांव की हद पार न हो जाए, इसलिए भागे जा रहे थे। भगवान का शुक्र है ये दोनों गांव की हद पार कर चुके थे। धीरे धीरे भूतनी की आवाज आनी बंद हो गई और ये लोग भी भाग भाग कर थक चुके थे। अब दोनों अंधेरे में चले जा रहे थे। कैसे भी सुबह उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां जाना था। वहां पहुंचकर इनकी हालत देखकर गांव वालों ने पूछा, क्या हुआ जो इतने परेशान नजर आ रहे हो? फिर सब कहानी बताई तो गांव वालों ने भगवान का धन्यवाद किया जो आप लोग बच के आ गए। वो भूतनी तो बहुत खतरनाक है, सारे गांव को खा गई, आने जाने वाले लोगों को भी खा जाती है। दोस्तों कहानी खत्म हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और अपना सहयोग दें ताकि मैं अच्छी अच्छी कहानी के वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर अपलोड कर सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कहानियों की कमी नहीं है, बस सहयोग दीजिए। धन्यवाद। और ये कहानी हकीकत है, पहाड़ों में आज भी ये सब होता है। आपका आभारी प्रताप सिंह।